नमस्कार, स्वागत आपका हमारी इस खास प्रस्तुति वार्ता विशेष में। इसमें हमारे साथ हमेशा कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रविशंकर प्रसाद जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई महत्वपूर्ण प्रभार इन्होंने संभाले हैं और इस चुनाव में मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस पार्टी को ओपिनियन पोल्स जो है वो विजेता बता रहे हैं। बहुत स्वागत आपका रविशंकर जी। धन्यवाद। आज सुबह सुबह अखबार खोला तो जिलानी साहब का एक वक्तव्य उसमें दिखाई दिया। वो ये कह रहे थे कि मोदी जी ने उनके पास लोग भेजे थे। ये इस बयान का तात्पर्य क्या है, इसके पीछे आप क्या मोटिव देखते हैं और इससे मैसेज क्या जा रहा है? जिलानी साहब बहुत दिन से सुर्खियों से बाहर हैं, तो ये उनकी सुर्खियों में आने की कोशिश है जो बेबुनियाद है, असत्य, झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई है। आपको मालूम है, मैंने भी इसका प्रतिकार किया है। कोई मिलने नहीं गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है और जो बातें उन्होंने कही है, जो हुर्रियत के लोगों की राजनीति है, अलगाववाद की, कश्मीर की मूल समस्या है भ्रष्टाचार, सुशासन का अभाव, नौकरी का अभाव, पूंजी निवेश का अभाव। इधर मैं कश्मीर कई बार गया हूँ। पार्टी का एक विशेष प्रयोजन चला है राजनाथ जी की अध्यक्षता में वहाँ की चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है नरेंद्र मोदी के प्रति। जम्मू में या कश्मीर घाटी में? हर जगह पर। मैं लद्दाख भी गया हूँ, अनंतनाग भी गया हूँ, जम्मू में गया हूँ। वहाँ लोगों ने कहा है कश्मीर में कि आप अपने पार्टी को यहाँ मजबूत क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का देखा है कुशासन, देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भ्रष्टाचार, कुशासन, परिवारवाद। पीडीपी से ही बहुत संतुष्ट नहीं है, तो उनको लगता है कि कश्मीर की 60 साल की सियासत में बदलाव की ज़रूरत है। और वो मैं एक संकेत देख रहा हूँ। उसी घबराहट में ये गिलानी साहब का बयान है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और उनसे कहता हूँ माफ़ी मांगे इसको। इनका पहले भी हिस्सा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, आपके सहयोगी रहे। अब अगर फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें एनडीए में शामिल करेंगे? पहली बात है, वो खुद कह चुके हैं। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि इस बार एनडीए को 300 प्लस सीटें मिलने वाली हैं, इसलिए किसी एक्स्ट्रा की गुंजाइश नहीं लगती है मुझे। आप बिहार से आते हैं और बिहार में आपका जेडीयू से गठबंधन टूट गया। तमाम ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि उनका सफाया होने वाला है या वो बहुत मिनिमल पोजीशन पे जाने वाले हैं, बड़ी ख़राब स्थिति उनकी होने वाली है। आपको बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। हमने देखा कि कुछ घंटों के लिए साबिर अली आपके पास आ गए। हमने देखा कि आपके बहुत ही पुराने नेता हैं चौबे जी बक्सर से, उनको टिकट नहीं मिला, वो नाराज़ दिखाई दिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, संघर्ष किया इन्होंने और कहीं ना कहीं कुछ डिजर्व करते थे जो उनको नहीं मिला और उसकी नाराज़गी आपको प्रभावित कर सकती? कई प्रश्नों को आपने एक साथ घालमेल कर दिया, तो मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ धोखा नहीं किया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। 17 साल हमारे साथ रहे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको केंद्रीय रेल मंत्री बनाया, तब तो हम बड़े अच्छे थे। नरेंद्र मोदी 2003 में आप जाके उनकी तारीफ करते हैं कि इनको देश की ज़रूरत है, रेल मंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कहा, तब तो बड़े अच्छे थे। तो ये वोट बैंक की राजनीति के उन्होंने किया और दिल में भारत के पीएम बनने की ख्वाहिश भी थी, जो बोल चुके हैं। बिहार की राजनीति का भी मूल मुद्दा क्या है? बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नफरत की दीवार में अपने को कैद कर रखा है। इन सबों का उत्तर 16 को मिलने वाला है। जहाँ तक आपने रामकृपाल जी की बात की, हाँ सही में वो आए हैं। रामविलास पासवान आए, 2002 में छोड़कर गए थे, वो हमारे साथ आए। दिल बदला है। क्या इसे मौका परस्त राजनीति नहीं कही जाएगी? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। रामकृपाल यादव के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, वो ज़मीन के नेता हैं, गरीब घर में पैदा हुए, आज भी रहते हैं झोपड़ी में। उन्होंने लालू जी की सेवा की, पत्नी की सेवा की, कहा मेरी बेटी की भी सेवा करो, तो शायद उनके अंदर का जो एक पॉलिटिकल वर्कर का स्वाभिमान होता है वो जागा कि यहाँ सामाजिक न्याय का ढकोसला है, पारिवारिक न्याय है। वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो भी सामने में आए हैं। गरीब का बेटा भारत का पीएम बन रहा है। जो आपने लालू चौबे की बात की, वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 4 बार उनको पार्टी ने एमपी बनाया।
पार्टी बदल सकती है समय के अनुसार, उनको सम्मान मिलेगा, बातचीत हुई, उन्होंने पूरा समर्थन किया है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। समय के अनुसार पार्टी में बदलाव होता है, किसी को टिकट मिला, किसी को टिकट नहीं मिला, तो वही पैमाना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? हमने जसवंत सिंह के मामले में भी यही बात देखी। हमने देखा कि वो बहुत भावुक होकर बात कह रहे थे, बहुत दुखी थे इस बात से। वो आपने जसवंत सिंह की बात की तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जसवंत सिंह वरिष्ठ नेता रहे हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। पार्टी ने उनको 36 साल एमपी बनाया, उनको लोकसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, सदन का नेता बनाया, प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरपर्सन बनाया, 2 बार वित्त मंत्री बनाया, 1 बार रक्षा मंत्री बनाया, उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनाया। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति छोड़कर सारे पद दिए आपको। एक बार अगर आपको टिकट नहीं दिया, आपको लगता है गलत नहीं दिया, तो आप पार्टी छोड़ देंगे, बगावत करेंगे। तो आज मैं सुदर्शन टीवी के माध्यम से हिंदुस्तान के उन लाखों भाजपा के कार्यकर्ताओं का नमन करना चाहता हूं, जिनको जनसंघ के समय से आज तक हमने म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन में नहीं लड़वाया, लेकिन वो पार्टी के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक स्वयंसेवक भी हूं, इसलिए मैं उन कार्यकर्ताओं का नमन करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यह कि आपने टिकट दिया किसको? उनकी जगह पे आपने टिकट दिया सोनाराम चौधरी जी को, और वो कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से एमएलए रहे हैं। कई दफ़ा बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बहुत प्रखर प्रचार किया है, और बीजेपी के कैडर ने उनके खिलाफ प्रचार किया है। अब उस कैडर को आपने कह दिया कि आप सोनाराम चौधरी जी के समर्थन में नारे लगाइए। कई बार हमको सामाजिक कारणों से ये फैसले लेने पड़ते हैं। वो जाट बहुल सीट है, जसवंत सिंह चाहते तो कहीं और से लड़ते थे, पार्टी उनको आगे भी कई पद देती, सम्मान करती। तो वहाँ पर अगर सामाजिक कारणों से वहाँ जाट पॉलिटिक्स भी है, हमने एक फैसला किया, तो पार्टी की चर्चा से, मुख्यमंत्री की राय से, वहाँ की पार्टी के पूरे सहमति से फैसला किया। और वहाँ पर ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं मिला, मानवेंद्र सिंह को दिया गया, वो तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा खाली कहना ये है कि एक जसवंत सिंह जी को टिकट नहीं मिला, यही पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना नहीं होना चाहिए। पार्टी ने 36 साल उनको बहुत दिया है, आगे भी देती, ये उनको तय करना है। एक बार टिकट नहीं मिला तो बगावत में खड़े हो गए, मतलब पार्टी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कम थी, स्वयं के प्रति अधिक थी। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार पूरे सीन पर नज़र डालते हैं, पूरे भारत पर नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी जो है पहली बार मजबूती से अपने पांव रख रही है, और मोदी जी ने काफ़ी सारी रैलियां की। 13 तो जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने केरल में ही रैलियां की हैं, बहुत सारी तमिलनाडु में की हैं, कर्नाटक में वो गए हैं। अब कर्नाटक की जब बात होती है तो येदियुरप्पा का मामला सामने आ जाता है, फिर बीएसआर कांग्रेस की बात, श्रीरामुलु की बात सामने आ जाती है, और अब फिर सुषमा जी का ट्वीट सामने आ जाता है। ये बातें क्या आपको नहीं लगता कि एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है? येदियुरप्पा जी भाजपा को कर्नाटक में बढ़ाने वालों में से एक रहे हैं। मुख्यमंत्री लोगों ने चुना उनको, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने उनको कहा हटने के लिए, वो हटे, हमने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। बाद में वो पार्टी से अलग हो गए। वहाँ विधानसभा के चुनाव में हम भी हार गए, वो भी हार गए। अब वो बिना शर्त आए हैं, हाईकोर्ट ने कई आरोप को खारिज किया है। जो श्रीमुलु की बात आपने कहा है, तो रेड्डी बंधु नहीं आए हैं, श्रीमुलु आए हैं, जो वाल्मीकि समाज के एक बड़े नेता हैं, उनकी एक छवि है। तो हमारा खाली कहना है कि जहाँ तक बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पैमाने का सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 में 1 वोट से गिर गई थी ना। 1 वोट को मैनेज करना कठिन नहीं होता है ना। और मैं चाहता हूं कि सुदर्शन टीवी के लोगों को बताऊं, आज दर्शकों को, कि बूटा सिंह उस समय इंडिपेंडेंट एमपी थे राजस्थान से, और वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, अटल जी को सपोर्ट कर रहे थे। एक कांग्रेस के समय के पुराने केस में उन पर चार्जशीट हो गया, अटल जी ने कहा आप हटिए, हम 1 वोट से हार गए। अडवाणी जी के खिलाफ जैन हवाला डायरी में झूठा फंसाया गया था। अडवाणी जी ने कहा जब तक मैं कोर्ट से बरी नहीं होऊंगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने 96 का इलेक्शन नहीं लड़ा था। ये हमारे पैमाने हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज तक कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? और आप रविशंकर से बात कर रहे हैं, जिसने चारा घोटाले में लालू को जेल भिजवाया है। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है भ्रष्टाचार की, उस पर हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहते हैं। आपने चारा घोटाले की बात की, जाहिर सी बात है लालू का जिक्र आएगा, और जब लालू का जिक्र आएगा तो फिर उन ओपिनियन पोल्स की बात होगी जो ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी का ग्राफ बिहार में ऊपर जा रहा है, ठीक वैसे ही आरजेडी प्लस कांग्रेस गठबंधन भी दूसरे नंबर पर आने की संपूर्ण संभावनाएं रखता है, ये ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं। तो इन तमाम बातों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि लालू वहाँ पर जनाधार रखते हैं।
देखिए नीतीश कुमार वहाँ साफ हो रहे हैं, भाजपा वहाँ बहुत बढ़ रही है। आश्चर्य नहीं करिएगा अगर 40 में 3/4 सीटें एनडीए के पक्ष में आ जाएं, तो लालू जी कुछ तो पाएंगे ना, लेकिन जितना कहा जा रहा है उतना नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार नालंदा में भी हार जाएंगे, ये हम मानते हैं। क्योंकि फिर आते हैं, ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, बिहार की जनता प्यार करती है, और बिहार की जनता जानती है कि दिल्ली की सरकार में 272 का खेला होगा, वहाँ 40 पर लड़ने वाले लालू प्रसाद और 40 पर लड़ने वाले नीतीश कुमार, तो दोनों की संख्या बुरी तरह से 10 से नीचे रहने वाली है। एक की तो 1-2 भी होगी, नीतीश कुमार की नहीं, पता नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, ये बिहार की जनता जानती है। बार बार आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से देश की जनता प्यार करती है। मुलायम सिंह यादव को हमने बोलते सुना, वो लगातार अपना आक्रमण जारी रखे हुए हैं, प्रहार कर रहे हैं। हमने अभी जयललिता को भी सुना, बहुत दिन से वो खामोश थी, परसों वो भी बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल कुछ नहीं है, उन्होंने बाकायदा इसके लिए आंकड़े भी सामने रख दिए। उन्होंने तमाम इंडेक्सेस में बताया कि कैसे तमिलनाडु उनसे आगे चल रहा है। तो अगर ये प्रेम का पैमाना है और इतने सारे लोग अगर इस तरह से प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसे प्रेम कहा जाए? आप टीवी वाले हैं ना, पिछले 6 महीने से कितना सर्वे किया है ना, हर सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी को कितना % मिल रहा है, लालू जी को और नीतीश कुमार को कितना मिल रहा है, और राहुल गांधी को कितना मिल रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बीच में कम से कम 25 से 30 अंकों का अंतर है। तो नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट मुलायम सिंह यादव से नहीं चाहिए, हम लेंगे भी नहीं, लालू जी से नहीं चाहिए। जो बाकी लोग परेशान हैं वो इसलिए परेशान हैं कि तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं रही है, वहां भी बीजेपी के पक्ष में काफ़ी समर्थन मिल रहा है। तो मैं फिर कहता हूं, देश की जनता अगर मोदी जी को प्यार करती है तो वो आप लोगों का सर्वे भी बता रहा है। जहां तक आपने गुजरात मॉडल की बात कही, छोड़िए हमारी बातें, जयललिता जी की बातें, इतने मैगजीन्स ने, टीवी चैनल्स ने हिंदुस्तान के बेस्ट सीएम का खिताब नरेंद्र मोदी को क्यों दिया? मुझे बताइए। एक बार नहीं, 5-6 बार दिया। और गुजरात की जनता ने अगर 3-3 बार नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत जिताया, तमाम कुप्रचार के बावजूद। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में गुजरात मॉडल ही चर्चा का विषय हुआ, राहुल गांधी का, तो फिर भी लोगों ने वोट दिया। क्योंकि लोग जमीन पर देख रहे हैं किसानों का कितना भला हुआ, 2% से 10% हुआ। महिलाओं, बच्चियों का ड्रॉप आउट स्कूल से 22 से घटकर 2% हो गया है। गुजरात में बेरोजगारी देश में सबसे अधिक कम है। गुजरात में सबसे अधिक पूंजी निवेश है, लोग देखते हैं। तो इसके लिए किसी और का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता कहती है, क्योंकि जनता को उस अच्छे डेवलपमेंट का लाभ मिला है। अगर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता तो फिर आपने रामविलास पासवान से गठबंधन क्यों किया? क्या आवश्यकता थी आपको? आप तो वैसे भी बहुत अच्छा राजनीति में कई बार आपको अपना विस्तार करना पड़ता है, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि रामविलास पासवान 2002 में गुजरात के दंगों के आधार पर एनडीए छोड़कर गए थे, और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए में वापस आए हैं। उन्होंने वहाँ का विकास देखा है। गुजरात में मुसलमानों के विकास देश में सबसे अधिक है, ये देखा है। और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, जिसके पिताजी चाय की दुकान चलाया करते थे और माताजी पड़ोस के कपड़े साफ करने का काम करती थी, वो व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, ये देखा उन्होंने, तो साथ आए हैं, अच्छी बात है। और उनके आने से हमें लाभ भी मिला है। क्या इसे सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कवायद न कहा जाए कि हम सेकुलर हैं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं? क्या सिर्फ इसकी कोशिश नहीं कहा जाए? सेक्युलर कम्युनल का ये जो रिकॉर्ड है ना, ये काफ़ी घिस पिट गया है। ये चेक अब एक्सपायर कर चुका है, बहुत पुरानी दवा। हिंदुस्तान 2014 का हिंदुस्तान आगे देख रहा है, भविष्य की ओर। नौजवान, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की क्या पहचान? असहाय भारत, असुरक्षित भारत। हम देंगे आशावान भारत, विकसित भारत। ये हमने करके दिखाया है। और आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक के सामने ये चर्चा का विषय हो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री था, आपने बताया अभी मेरे परिचय में। जब अटल जी की सरकार आई थी तो देश के विकास दर थी 4.3% 98 में। उसके बाद क्या हुआ? पोखरण बम विस्फोट के बाद दुनिया ने प्रतिबंध लगाया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा। कारगिल का युद्ध हुआ, संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ, 2002 का अकाल आया, गुजरात का भूकंप आया, उड़ीसा का चक्रवाती तूफान आया। फिर भी जब अटल जी की सरकार मई 2004 में जाती है तो देश की विकास दर थी 8.5%। महंगाई स्थिर थी, हम देते थे रोजगार,
हर साल 1,21,00,000, ये देते हैं 22 लाख सड़कें बनती थी। आज वो 8.5% का ग्रोथ रेट घटकर 4.5% हो गया है। हमने कभी नहीं कहा, देव साहब, अटल जी ने कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं रोक पाए क्योंकि कारगिल हो गया था। सड़कें इसलिए नहीं बनी कि संसद पर हमला हो गया था। पूंजी निवेश इसलिए नहीं हुआ कि वो प्रतिबंध लगा था। तो हम करके दिखाते हैं। उसी प्रकार से जब मोदी जी कहते हैं कि देश का विकास होगा तो हम करके दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर भी कुछ सवाल है। इस छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बीजेपी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता रविशंकर प्रसाद साहब से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी को कुछ दिनों के लिए प्रचार से रोका, वापस अलाउ कर दिया, लेकिन उसकी वजह यह थी कि उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की बात कही थी मुजफ्फरनगर में। तो या तो ये लड़ाई स्वाभिमान की हो सकती है, वो बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी हैं, कह रहे हैं स्वाभिमान के लिए वोट दीजिए, प्रतिष्ठा के लिए वोट दीजिए, या तो फिर ये लड़ाई विकास, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर हो सकती है, रोजगार के मुद्दे पर हो सकती है। देखिए, हमारा चुनाव है भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, विकास पर, देश के सुरक्षा के भाव पर, आतंकवाद के कारण। समझे आप? क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह गए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगों में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की सरकार ने बदसलूकी की है, आपको राहत नहीं दी, हिंदुओं को नहीं दी, मुसलमानों को नहीं दी, उनके मंत्री ने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका। अगर आपको इसके कारण हुई अपने अपमान का बदला लेना है तो आप बटन दबाइए। चुनाव में अगर सरकार से जनता को पीड़ा है, उन्हें अपने वादे पूरे नहीं किए, भ्रष्टाचार किया, महंगाई की, बदसलूकी की, बदनामी की देश की, तो इन सबों का हिसाब करने का एकमात्र माध्यम लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बटन दबाइए। हमारे ओबामा साहब ने कहा था ओहायो में, टेक रिवेंज बाय वोटिंग, पिछले इलेक्शन में कहा था। तो लोकतंत्र में यह है। अब चुनाव आयोग ने एक निर्णय किया है, मैं चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा कानून जानता हूं, देश का कानून मंत्री भी रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। फिर भी जब उन्होंने चुनाव आयोग को लगा कि अगर आपको लगता है तो मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करूंगा, और एक अच्छा बॉलर भी कभी कभी नो बॉल कर देता है, लेकिन हमने चुनाव आयोग का हमेशा सम्मान किया। मैंने भी कहा उनका पूरा सम्मान करते हैं, इस निर्णय से पीड़ा हुई है, तो इसमें कोई एजेंडा बदलने की बात नहीं थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे मुजफ्फरनगर दंगे में दंगों को भड़काने का काम किया, जिस तरह से क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों को परेशान करने की बात की, अपमानित किया, उसके निराकरण का एक अवसर वोट भी है। क्या गलत है उसमें? अगली बात वो कहते हैं कि ये आप वोट देंगे तो आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त मुल्ला मुलायम की सरकार जो है वो नहीं। देखिए, कई बार मजाक होता है ना, आप हमसे सवाल पूछते हैं, तीखे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, तो मैं हंसते हुए लेता हूं ना क्या। तो कई बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि कई बार चुनाव व्यंग, तीखे विश्लेषण, घात प्रतिघात, आलोचना, इसका एक प्लेटफॉर्म है ना, तो उससे परेशान क्यों हो जाते हैं। लेकिन जो बातें आजम खान कह रहे हैं, आप देख रहे हैं रोज चुनाव आयोग को क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे आप शब्दों का, घृणा, नफरत और हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने नफरत की पॉलिटिक्स को पनपाया है, हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे अगर सत्ता में आएंगे, अगर हाईकोर्ट नहीं होता तो कितने आतंकवादी छूट गए होते। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? हम इसका विरोध करते हैं, और इसके विरोध को जताने का अस्त्र क्या है? हमारा बटन चुनाव में। तो मेरे ख्याल में लोकतंत्र के इस प्रभाव को उस रूप में देखने की जरूरत है। आरएसएस स्वदेशी की बात करता है, वो एक सांस्कृतिक संगठन है, आपकी प्रेरणा का स्रोत है, आप लोग लगातार कहते रहे। बावजूद इसके हमने एनडीए की पिछली सरकार में भी स्वदेशी की कोई बहुत खास बात नहीं सुनी। अभी जो पोल पिच है आपका, जिस तरह से आप प्रसार कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं, उन्होंने एक जगह कहा कि लोकल ट्रेडर से कहा कि आप लोग विदेशी जो मार्केट फोर्सेस हैं उनसे घबराइए मत। तो
ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं हम ग्लोबलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं, उनको आने दीजिए, उनको जो है अपनी चीज़ें यहाँ रखने दीजिए और आप भी मुकाबला करिए। ये क्या दो अलग अलग बातें नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देव साहब क्षमा करिए, आप स्वदेशी का मतलब समझते हैं बैलगाड़ी पर चलो। ये स्वदेशी का मतलब नहीं है। स्वदेशी का मतलब है भारत दुनिया में अपना परचम लहराए। और ये हमारे समय में हुआ कि हमने जब हिंदुस्तान की कंपनियों को कहा कॉम्पीट करो, तो जो हिंदुस्तान की कंपनियां चीन के माल से घबराती थीं, आज वो हिंदुस्तान की कंपनियां ग्लोबल क्षितिज पर तिरंगा फहरा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि आपको लगे कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि भारत के आईटी के प्रोफेशनल दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं, तो ये भी स्वदेशी है। हम चाहते हैं भारत का उद्योग आगे बढ़े, हम चाहते हैं भारत की उद्यमशीलता आगे बढ़े, हम चाहते हैं भारत के नौजवान अपनी क्षमता, प्रतिभा, माँ सरस्वती की कृपा से दुनिया में तिरंगा फहराएं। स्वदेशी कल्पना ये भी है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर चीज़ को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन होगा तो भारत के हितों का भी सम्मान करेंगे, तो हम आपको रास्ता देंगे। ये हमारे सोचने की प्रक्रिया है और हमने पहले भी करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या एनडीए की जो पहले की नीति थी अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाना, उनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करना, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी विदेश नीति का मूल स्वर है भारत का हित। ये सबसे पहला है और भारत के हितों के अनुसार जो भी उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी हम अवश्य करेंगे। अमेरिका से हम अच्छे संबंधों के बहुत पक्षधर हैं, ये हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के पिट्ठू कभी नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं अपने पड़ोसियों से रिश्ता अच्छे हों। मैं विदेश नीति को फॉलो करता हूँ। आज भारत की स्थिति श्रीलंका में, नेपाल में, एक छोटा सा कंट्री आपका जो है वो छोटे छोटे देश भी आपको आंख दिखा रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? भारत एक बड़ा देश है। आप मालदीव की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कि वहाँ भी एक छोटा देश आपको आंख दिखाता है। ये कैसी विदेश नीति है? अटल जी ने कहा था कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 2004 में, उसको आप भुला गए। आपने कह दिया कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का भुक्तभोगी है। तो पूरी विदेश नीति, एक समय आपने कहा कि बुश भारत में सबसे लोकप्रिय है, मनमोहन सिंह ने कहा था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी नई बात की? उन्होंने आपकी विदेश नीति को लगभग आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी को क्लिंटन ने क्या दबाव डाला था? न्यूक्लियर डील के बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करने के लिए बिल्कुल डाला था। हमने साइन किया क्या? नहीं किया। बड़े सरकारों ने प्रतिबंध खुद हटाया। ये होती है बात। क्या कहा है मोदी जी ने? हम किसी से आंख लड़ाएंगे नहीं, अपनी आंख झुकाएंगे भी नहीं, लेकिन भारत के स्वाभिमान के साथ आंख मिलाकर बात करेंगे। भारत एक बड़ा देश है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान और भारत के सामरिक सुरक्षा की रक्षा, ये तो विदेश नीति का पहला उद्देश्य होना चाहिए ना। तो मैं बहुत विनम्रता से मानता हूँ कि भारत की विदेश नीति कितनी असफल हुई है कि छोड़िए बड़े देशों की बात, आप अपने राजनयिकों का सम्मान नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। जो हो रहा है अमेरिका में, मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी कुछ सुधार की गुंजाइश है। हम हर देश के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, अमेरिका के साथ भी, लेकिन भारत के हितों की संवर्धन, सुरक्षा के साथ। शंकर जी, फर्ज करिए कि जो चीन कर रहा था पिछले साल मई में, घुस आया था अंदर, ये वाकया दोबारा होता है और कमिंग बीजेपी की गवर्नमेंट में होता है, या सर काटने जैसा कोई वाकया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तर पश्चिम सीमा पर होती है, तो जो वॉर मॉन्गरिंग हमने देखी है टेलीविजन डिबेट्स में, खासकर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उसको आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे और आप जो है कोई ऐसा एग्रेसिव पोस्चरिंग कर देंगे जो अब तक नहीं हुआ है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तय करेगी और आवश्यकताओं के अनुसार भारत की सेना में इतनी क्षमता है और चीन के साथ अपने संबंधों को ठीक करने के लिए कई रास्ते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी होती है। जब यही बात यूपीए कहता है तो आप लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर बात है। वो कहते हैं कि हम टीवी पर आपसे बात नहीं कर सकते, हम पत्रकारों से बात नहीं कर सकते। आपका काम दिखना चाहिए ना। आपने चीन के साथ भारत की स्थिति ऐसी कर दी कि इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंडिया वाज पुश्ड अराउंड। क्या मतलब है? 500 आपकी सेना में क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ। इसका जवाब है, अगर आप भारत के हितों को प्रामाणिकता से रखेंगे तो जवाब है, कर सकते हैं आप, करके दिखाया है आपने। पाकिस्तान की आपने बात कही, आगरा में मुशर्रफ साहब आए थे, फेल कर गया, नहीं बातचीत हुई।
हमने कहा था कि हम शांति के संवर्धक हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान को मानना पड़ा जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुशर्रफ ने समझौता किया कि हम पाकिस्तान की ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने माना कि हम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह भूल गए, कोई कार्रवाई नहीं किया। बलूचिस्तान के बारे में कह दिया कि हम समर्थन करते हैं। कई चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैं टीवी पर नहीं करूंगा। तो भारत की विदेश नीति के मैनेजमेंट में इतनी सारी असफलताएं हैं जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे देश जिनसे हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, आज उनसे भी संबंध गड़बड़ाए हुए हैं। इसके बारे में विशेष चिंता करने की ज़रूरत है। वुमेन्स एम्पावरमेंट पर राहुल गांधी आए दिन आक्रमण करते हैं। वो कहते हैं कि जिस जगह पे जो है वो लड़कियों की जासूसी हो रही हो और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम सिर्फ नारी सशक्तिकरण, हर एक दल में सिर्फ एक नारा रह गया, नारी सशक्तिकरण, नारी की सुरक्षा? आपके पास क्या कंक्रीट पॉलिसी है जो वर्तमान सरकार है इससे अलग? देखिए, पहली बात है कि हम करके दिखाते हैं। हम 33% के पक्षधर हैं। संसद में गतिरोध है, आपको मालूम है, लेकिन हमने करके दिखाया ना। बीजेपी के संगठन में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने 33% पदाधिकारियों को जगह दी है। आप देखते हैं कि हमारे कई नेता यंग, हमारी कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, जहां दिल्ली की सरकार पूरी पुलिस उनके अंतर्गत है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कल मोदी जी ने कहा है कि 10 बड़े राज्य जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हो रहा है, उसमें सबसे 7 कांग्रेस की सरकारें हैं और बाकी 3 यूपीए की सरकारें हैं। देखिए, नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, ये विषय राजनीति से अलग होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। इस देश की माताएं, इस देश की बहनें, इस देश की बेटियों की सुरक्षा पूरे देश का कर्तव्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम पूरी ईमानदारी से उसकी कोशिश करेंगे। कोशिश होनी चाहिए। इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें महिलाओं के सुरक्षा और उत्थान की पूरी चिंता करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक स्नूप गेट की बात कही है, ये मोदी जी से चिढ़कर, परेशान होकर इनका षड्यंत्र था और वो इतना फेल कर गया कि कमीशन की घोषणा करने के बावजूद इनको एक जज नहीं मिला जांच करने के लिए। मेरा आरोप है आपके ऊपर, आपके चैनल पर, कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से इतना घबराई हुई है कि 12 साल से एक षड्यंत्र किया है, सीबीआई का दुरुपयोग किया, बाकी किया है। सुप्रीम कोर्ट के एसआरए ने सब कुछ बरी किया, छोड़ दीजिए। ये आखिरी इस्तेमाल अस्त्र था जो भी धराशायी हो गया, क्योंकि झूठ के बिना पर आपका प्रहार लंबा नहीं चलता। बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, विस्तार में बातचीत करने के लिए। एक आखिरी बात मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा, अभी भी आपको लगता है कि 300 सीटें होंगी या इससे भी कुछ अनपेक्षित ऐसा अद्भुत हो सकता है? देखिए, मैं जनता का आशीर्वाद तो सराखों पर है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के इलेक्शन को 1977 से देख रहा हूँ। मैं जेपी मूवमेंट का सिपाही रहा हूँ। वो चुनाव लोकनायक जयप्रकाश का चुनाव था जिसमें हम लोग बहुत बच्चे साहिब थे। इतना अधिक बदलाव की चाहत और एक नेता नरेंद्र मोदी के बारे में गांव-गांव में इतनी उत्सुकता मैंने कभी नहीं देखी है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, इस बार के चुनाव के नतीजे चमत्कारी होंगे और आश्चर्य मत करिए, जो 300 की बात हम कह रहे हैं, एनडीए उसके नज़दीक होगा। बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना। जय